निकाय चुनाव के बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश में मिशन 80 की तैयारियों में जुट गई है। हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी अपने संगठन के दम पर विपक्षी दलों को मात देती आ रही है और अब 2024 की तैयारियों को लेकर कल यानी बुधवार से बीजेपी क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक करने जा रही है। यूपी के 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में ये बैठकें होंगी। 17 मई से 19 मई तक अलग अलग जगहों पर मीटिंग्स की जानी है, जिसमें यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल और यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद होंगे। हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी अब मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। संगठन के दम पर चुनाव जीतने वाली बीजेपी बुधवार से यूपी में संगठनात्मक बैठकें करने जा रही है। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में 2024 की जीत का एजेंडा तय किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। निकाय चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अब मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मिशन 2024 की तैयारियों में पूरी तरीके से जुटा है। संगठनात्मक बैठकें आयोजित होंगी, तमाम तरह के चुनावी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पीएम मोदी से लगाकर अमित शाह, जेपी नड्डा सभी के दौरे होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो संगठनात्मक रूपरेखा बनाई है उसके तहत भारतीय जनता पार्टी कल से क्षेत्रीय बैठकें आयोजित करेगी, यानी कि यह बैठकें 17 से 19 मई के बीच में उत्तर प्रदेश के सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में आयोजित की जाएंगी। ये बैठक 17 से 19 मई तक अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित की जाएंगी, जिनमें 17 मई को पश्चिम और काशी क्षेत्र की बैठक होगी। 18 मई को ब्रज और गोरखपुर क्षेत्र की बैठक तय है। 19 मई को अवध और कानपुर की बैठक की जाएगी। और हम अपने पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ जो जो काम हम लोगों ने किए उन कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक व्यापक जनसंपर्क अभियान पार्टी ने तय किया है और अभी उसकी रूपरेखा प्रस्तावित है, बना रहे हैं आपस में बातचीत। लेकिन हम लोग हमेशा लगातार अपने कार्यक्रमों के अभियानों के माध्यम से, हमारे चाहे वैचारिक विषय हों या हमारी सरकार के काम हो, हम राज्य में केंद्र में दोनों में सरकार में, तो लगातार हम अपनी बात जनता के बीच में रखते रहे और उसी कड़ी में ये अभियान पार्टी की ओर से किया गया है। क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन के महामंत्री धर्मपाल और यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद होंगे। इस बैठक में आगामी चुनावी अभियान की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन मौजूद रहेंगे। यही नहीं, सभी पार्टी के पदाधिकारी, विधायक, सांसद इन बैठकों में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी इन बैठकों के माध्यम से संगठन को दुरुस्त करेगी। वहीं निकाय चुनाव में जो चूक हुई है उसको भी दुरुस्त करने का काम करेगी। मिशन 2024 में भारतीय जनता पार्टी का संगठन अब पूरी तरीके से जुट गया है। इतना ही नहीं, इन बैठकों में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी और जेपी नड्डा समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं के प्रस्तावित दौरों पर भी चर्चा की जाएगी। दरअसल 30 मई को पीएम मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इन 9 सालों में केंद्र सरकार की ओर से जनता के लिए कई योजनाएं चलाई गई। साथ ही मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए। अब बीजेपी मोदी और योगी सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच जाने का फैसला कर चुकी है और इसके लिए बीजेपी ने दिग्गज नेताओं के कार्यक्रमों की योजना बनाई है, जिसमें 15 जून तक बीजेपी जनसंपर्क अभियान चलाएगी। जून महीने में पीएम मोदी 3 से 6 रैलियों को संबोधित करेंगे। लाभार्थियों के साथ सम्मेलन का भी कार्यक्रम है। अब ये बैठ के डिजाइन करेंगे किस कार्यक्रम, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सभाएं होंगी, बड़ी बड़ी सभा हम लोग करेंगे और अन्य राष्ट्रीय नेताओं का भी, और स्थानीय स्तर पर जो भी हमारे माननीय सांसद हैं, विधायक हैं, सरकार के मंत्री हैं, पार्टी के लोगों, सब पूरा एक विस्तार से चर्चा करके अपने कार्यक्रम की। और हम अभी हमारे पास समय है 30 जून से तो 30 मई से प्रारंभ होगा हमारा कार्यक्रम। बहरहाल निकाय चुनाव में मिली जीत से गदगद बीजेपी उन क्षेत्रों में भी फोकस कर रही है जहां वोट प्रतिशत में कमी आई है। इसलिए बीजेपी की होने वाली बैठकों में आगामी एजेंडे के साथ ही निकाय की कमियों पर भी चर्चा होगी। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से संगीत मिश्रा की रिपोर्ट।
पहले लड़ाई फिर जीत मिलते ही कांग्रेस की याद आई। विपक्षी दलों का ऐसा ही कुछ चल रहा है। जब कांग्रेस हारती है तो सभी विपक्षी दल खुद मुख्तार हो जाते हैं और अब की तस्वीर बदल गई है। कर्नाटक में जीत के बाद विपक्ष का नया गीत है। कांग्रेस के साथ ममता ने बढ़ाया हाथ, अखिलेश ने भी मिलाया ममता के साथ सुर। नीतीश कुमार केसीआर का क्या होगा? क्या 2024 में काम आएगी विपक्षी एकता? ये वो तमाम सवाल हैं जिसमें कांग्रेस की कर्नाटक में विजय के बाद खुद ब खुद अस्तित्व में ये तमाम सवाल आ गए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से विपक्षी दलों को नई संजीवनी मिलने की उम्मीद जग गई है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के विरोध में दो हाथ करने वाली ममता बनर्जी ने 2024 में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मजबूत पार्टी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और जहां भी कांग्रेस पार्टी मजबूत है उन्हें लड़ने दो, हम समर्थन देंगे, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को भी दूसरी पार्टियों का समर्थन करना होगा। यानी शर्तों के साथ ममता बनर्जी कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश भी ममता बनर्जी के समर्थन में आ गए हैं और ममता के फॉर्मूले को ही आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं बीजेपी ने प्रहार करते हुए कहा कि 2014 के बाद विपक्षी दल हमेशा एकजुट हो रहे, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही। 2024 में भी एकजुटता का असर नहीं होगा। सब लोग जानते हैं कि भाई गठबंधन का पूर्व में जो बीजेपी के खिलाफ तो उत्तर प्रदेश में लगातार सभी दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर अलग अलग सिंबल से होते तो भी उनका एजेंडा केवल मिला जुला ही होता है, लेकिन प्रदेश की जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति है और निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि इन सब विषयों का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हमारे संपर्क संवाद लगातार मोदी जी के नेतृत्व में जनता से बना हुआ है और मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि जनता का गठबंधन मोदी जी, योगी जी से है और बीजेपी का गठबंधन जनता से है। ममता बनर्जी और अखिलेश कर्नाटक के चुनाव के बाद भले ही अपने सुर बदलते नजर आ रहे हों, लेकिन कांग्रेस की ओर से अब भी वही एजेंडा है, यानी क्षेत्रीय दलों से मिलना तो चाहती है, ज्ञानवापी को लेकर एक बार फिर मामला गरमा गया है। अब हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी के पूरे परिसर के एएसआई सर्वे की मांग की गई है। इसकी याचिका वाराणसी कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। याचिका में 5 प्रमुख मांगे हैं। ज्ञानवापी के पूरे परिसर की एएसआई जांच की मांग की गई है, तो वहीं कथित मस्जिद की पश्चिमी दीवार की जांच की भी मांग की गई है। मस्जिद की तीनों गुंबद की जांच की जाए, ये भी इस याचिका में शामिल है और साथ ही गुंबद के नीचे मंदिर नुमा आकृति की भी जांच की मांग की गई है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से हर चीज का सर्वे हो। हिंदू पक्ष का दावा है कि अगर पूरे परिसर की एएसआई सर्वे होता है तो साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, पहले मंदिर था। आखिर ये पूरा मामला है क्या, देखिए ये रिपोर्ट। आज से ठीक 1 साल पहले ज्ञानवापी में शिवलिंग होने के दावों की पड़ताल हुई थी। वीडियोग्राफी की गई थी जिसमें शिवलिंग की आकृति भी मिली, लेकिन ये विवाद खत्म नहीं हुआ। अब इस केस में नया मोड़ तब आया जब हिंदू पक्ष ने पूरे परिसर की एएसआई सर्वे की याचिका वाराणसी कोर्ट में दाखिल की और इस याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 22 मई को सरकार और मस्जिद कमेटी से जवाब मांगा है। क्या है हिंदू पक्ष की मांग? ज्ञानवापी के पूरे परिसर की एएसआई जांच हो, कथित मस्जिद की पश्चिमी दीवार की जांच हो, मस्जिद के तीनों गुंबद की जांच की जाए, गुंबद के नीचे मंदिर नुमा आकृति की जांच हो, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से हर चीज का सर्वे किया जाए। आज ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में हमने अपनी बहस की और हमने ये मांग की कि पूरे परिसर की एएसआई जांच कराई जाए। खसरा नंबर 9130 की एएसआई जांच कराई जाए। इस मांग में मूलतः हमने ये मांगा
कि जो तथाकथित मस्जिद है उसके वेस्टर्न वॉल की जांच हो, जो तथाकथित मस्जिद है उसके जो 3 गुम्बद हैं उसके नीचे हिंदू मंदिर का गुम्बद है, हिंदू मंदिर का शिखर है, उसकी जांच की जाए। पूरे परिसर का ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए सर्वेक्षण हो, साथ ही साथ जो 3 गुम्बद है उसके नीचे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए उसका सर्वे किया जाए। और आज इस पूरी एप्लीकेशन को सुनने के बाद ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने अंजुमन इंतजामिया को, राज्य सरकार को यह आदेश पारित किया है कि वो 19 मई तक अपनी रिटर्न आपत्ति दाखिल कर दें और इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को निर्धारित की गई। दरअसल ज्ञानवापी केस में कई मामले दर्ज हुए थे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद सभी केस पर एक साथ सुनवाई शुरू हुई, लेकिन वाराणसी कोर्ट ने कुछ दिन पहले शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष हाई कोर्ट पहुंचे थे, जिसके बाद हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को आदेश दिया कि कार्बन डेटिंग हो सकती है। इस मामले में 22 मई को एएसआई को कोर्ट में जवाब देना है, इसलिए 22 मई को ही इस मामले की भी सुनवाई होगी और दोनों मामले साथ चलेंगे। दोनों साथ साथ चलेंगे 22 तारीख को, क्योंकि एक ही सूट में एप्लीकेशन दी गई है और एएसआई कोर्ट के सामने 22 तारीख को ऑलरेडी पेश हो रही है। तो 19 को इनके ऑब्जेक्शन देने के बाद 22 तारीख को दोनों मामले की साथ में सुनवाई हो जाएगी। दरअसल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए साइंटिफिक सर्वे से इनकार कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने 12 मई को जिला कोर्ट के फैसले को पलट दिया और फ्रेश ऑर्डर पास करते हुए कार्बन डेटिंग का आदेश दिया। हाई कोर्ट का कहना था कि अगर शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे हो सकता है तो फिर कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोर्ट उसमें कोई फ्रेश ऑर्डर नहीं पास कर सकती है। कोर्ट ने सील करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहा है कि जो भी इसमें फर्दर सर्वेक्षण होना है या जो भी ऑर्डर्स होने हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस मांग को लेके हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2022 को यह आदेश पारित किया दैट यू परस्यू योर रेमेडीज एज पर लॉ। आप लॉ के तहत अपनी रेमेडीज को परस्यू करिए, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आए थे। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज किया तो उस मांग को लेकर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन में और कंप्लायंस में ये 12 मई का ऑर्डर पारित किया। फिलहाल कोर्ट ने पूरे परिसर की एएसआई सर्वे की याचिका स्वीकार कर ली है। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि जल्द ही अब इस मामले में फैसला हो जाएगा और विश्वेश्वर महादेव मस्जिद से आजाद हो जाएंगे। नंदी जी के बगल में हम लोग जितने पटिशनर थे और वो अधिवक्ता लोग, और बाबा से हम लोग यही कामना किए कि बाबा जल्दी से यहाँ से मुक्त होइए आप। और हम लोग जीपीआर द्वारा यहाँ से सर्वे का मांग किए हैं कि जो सर्वे में अधूरा रह गया पिछले बार, इस बार वो पूरा हो जाए। इससे पहले ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के 1 साल पूरा होने पर हिंदू महिला याचिकाकर्ताओं के साथ वकील विष्णु शंकर जैन ने विश्वनाथ मंदिर में मौजूद विशाल नंदी का दर्शन पूजन किया था और पूरे ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे करवाने की मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद भी मांगा था, जिसमें पहला पड़ाव आज कोर्ट से पार हो चुका है। कदम आने वाले वक्त में मील का पत्थर साबित होगा और अब जो है सीधी लड़ाई मंदिर और मस्जिद पर आई है, क्योंकि अब ये तय होना है कि वहां पर जो मस्जिद बनाई गई है वो मंदिर तोड़कर बनाई है। उसी को तय करने के लिए विज्ञान की जरूरत है, विज्ञान की साक्ष्य की जरूरत है और इसीलिए एएसआई सर्वे की याचिका पूरे परिसर को लेकर डाली गई है। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। ज्ञानवापी विवाद लगभग 104 साल पुराना है, लेकिन आज ही के दिन ठीक 1 साल पहले सर्वे के दौरान इस परिसर से कथित शिवलिंग मिला था, जिसके बाद केस में नया मोड़ आया। इस 1 साल में इस केस में क्या क्या हुआ ये भी हम आपको दिखाते हैं। 16 मई 2022 सर्वेक्षण के दौरान परिसर में शिवलिंग मिला। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सील करवाया। 12 सितंबर 2022 को केस की पूर्णतया पर फैसला आया। केस की सुनवाई होगी, यह फैसला कोर्ट ने दिया और इसी बीच कोर्ट में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की गई। 14 अक्टूबर 2022 को कार्बन डेटिंग की मांग वाराणसी कोर्ट से खारिज कर दी गई। जिला कोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। 12 मई 2023 को हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट का फैसला पलटा और कहा कि शिवलिंग के कार्बन डेटिंग हो सकता है अगर शिवलिंग को कोई नुकसान ना हो तो। और 16 मई 2023 को पूरे ज्ञानवापी परिसर की सर्वे की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष बेहद उत्साहित है।
एक और ज्ञानवापी पर सुनवाई चल रही है तो दूसरी ओर आगरा जामा मस्जिद का विवाद गर्माता जा रहा है। दावा है कि आगरा जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे श्री कृष्ण की प्रतिमा दबाई गई है। इसे निकलवाने के लिए देवकीनंदन ठाकुर ने कोर्ट में केस किया है। और उसके बाद की क्या तस्वीरें हैं हम आपको दिखाते हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी के बाद आगरा जामा मस्जिद का विवाद अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। दावा किया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां आगरा जामा मस्जिद की सीढ़ियों में सालों पहले दबा दी गई थी। कोर्ट तक मामले को पहुंचाने वाले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि इसके लिए मुस्लिम पक्ष को भाईचारा निभाने के लिए समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया, जिसके बाद वो कोर्ट पहुंचे हैं। जब रिस्पॉन्स नहीं मिला तो एक ट्रस्ट बनाया गया। उस ट्रस्ट के माध्यम से हमारे अध्यक्ष श्री पांडे जी ने, वकील साहब ने जामा मस्जिद पर एक केस किया और कोर्ट में हमने केस किया और ये मांग की है कि हमें हमारे भगवान को सीढ़ी के नीचे से मुक्ति दिलाई जाए। उसके लिए उनको 31 मई तक का समय दिया गया और 31 मई को वो अपनी बात वहाँ जाके रखेंगे। हम आशा करते हैं कि 31 मई तक उनके पास में एक आखिरी ऑप्शन है भाईचारा निभाने का। देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि मुस्लिम पक्ष गंगा जमुनी तहजीब का हवाला देते हैं, लेकिन वो निभा नहीं रहे। उनका कहना है कि हम मस्जिद नहीं मांग रहे, बल्कि सीढ़ियों के नीचे दबे अपने ईश्वर को मांग रहे हैं। जन्माष्टमी आने वाली है। जन्माष्टमी से पहले हम 100 करोड़ हिंदुओं को, भाई लोग जिनको हम लोग गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, वो भाईचारा निभाने का प्रयास करें और हमारे कृष्ण को 10-11 सीढ़ियां, साहब ज्यादा बड़ी सीढ़ियां नहीं हो और वहां ज्यादा समय लगना भी नहीं है जांच में। मुझे लगता है कि शायद 4 से 5 दिन में पूरी जांच हो जाएगी। 4 से 5 दिन में हो जाएगी। एक दिन में हो जाएगी। ऊपर का पार्टी तो उठाना 1-2 दिन में ही हो जाएगी। फिर भी हम 5 दिन लेके चलते हैं। 5 दिन आप अपने भाइयों को नहीं दे सकते और हमसे आशा रखते हैं कि हम भाईचारा निभाएं। देवकीनंदन ठाकुर ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से श्री कृष्ण की प्रतिमा को निकलवाकर मथुरा में स्थापित करवाने के लिए एक ट्रस्ट भी बनाया है। देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि बहुसंख्यक के ईश्वर को लोग पैरों से रौंदते हैं, जो हमारी आत्मा है अब बर्दाश्त के बाहर है। जिस बहुसंख्यक आबादी का ईश्वर सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया हो और एवरी डे लोग उस पर पांव रख कर जा रहे हों, एवरी डे, आज भी, कितना सेंसफुल होंगे हम? क्या हमें मार दिया जाएगा तब हम सेंसफुल फिर भी चुप पड़े रहें? मेरा ईश्वर है, ईश्वर है वो हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी आत्मा है, वो कृष्ण है। तो इसलिए उनसे भाईचारे की आशा तो कर रहे थे पर वो निभ नहीं रही है। तो अब कोर्ट से ये आशा रखते हैं कि हमारी भावनाओं को समझे। मामले को लेकर कोर्ट में ऐसे कई तथ्य और ऐतिहासिक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है जो साबित करती है कि औरंगजेब ने 1670 में केशव देव मंदिर को तोड़ दिया था और आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे केशव देव की मूर्ति को दफन कर दिया था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान लिखी गई एक किताब में भी इसका जिक्र बताया जा रहा है। साथ ही कई इतिहासकारों ने इसके बारे में अपने लेखों में भी लिखा है। ऐसे में अब इन मूर्तियों को सीढ़ी के नीचे से निकलवाने के लिए देवकीनंदन ठाकुर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां से कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपराधियों की अवैध संपत्ति कुर्की के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नई गाइडलाइंस जारी की है। दरअसल मलिहाबाद के एक कथित गैंगस्टर वसीम खान के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये गाइडलाइंस जारी की, जिसके तहत हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट को सरकार या फिर जिला मजिस्ट्रेट की माउथपीस की तरह काम नहीं करना चाहिए। हाईकोर्ट ने लखनऊ गैंगस्टर कोर्ट के विशेष जज के उन आदेशों को रद्द कर दिया जिनमें मलिहाबाद के कथित गैंगस्टर वसीम खान की संपत्तियों को कुर्क करने को कहा गया था। साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि कुर्क की गई संपत्तियां तुरंत वापस दी जाएं। दरअसल आरोपी ने कोर्ट में हवाला दिया था कि जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है वो उसने मुंबई के अपने बिजनेस की कमाई से खरीदी है। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि वैध संपत्ति कुर्क नहीं की जा सकती।
बिजनेस या फिर पैतृक संपत्ति कुर्क नहीं हो सकती, अपराध से अर्जित संपत्ति ही कुर्क की जा सकती है। दरअसल मलिहाबाद के कथित गैंगस्टर वसीम खान की याचिका को लेकर हाईकोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया। वसीम खान की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया था, जिसे हाईकोर्ट में वसीम ने चुनौती दी थी और जिसकी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। उत्तर प्रदेश में एक अनुमान के मुताबिक कई माफिया और अपराधियों की 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। यहाँ इन संपत्तियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले के बाद जिन लोगों की संपत्तियां कुर्क की गई हैं, ऐसे लोग प्रशासन की कुर्की की कार्रवाई के विरोध में ऊपरी अदालत का रुख कर सकते हैं। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।